बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां पे हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, क्या वहां पर खरीदारी की जा सकती है, नहीं खरीदारी की जा सकती है, लेकिन एक्शन जो है वहां पे भरपूर देखने को मिलता है। तो खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि वहां पर क्या रणनीति अपनाई जाए। सबसे पहले शोभा लेकर के आते हैं, और शोभा में आज रियल्टी शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी, शोभा में भी काफ़ी अच्छी बढ़त है। कंपनी के बोर्ड ने, खबर ये है कि कंपनी के बोर्ड ने 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, और ये कंपनी जो रकम जुटाएगी वो राइट इशू के जरिए रकम कंपनी जुटाएगी। और कंपनी का जो राइट इशू है वो 28 जून से खुलेगा और 4 जुलाई को बंद हो जाएगा। कीमत क्या तय की गई है? वो कीमत तय की गई है 1651 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये राइट इशू आता हुआ दिखाई देगा। अब इसी खबर के चलते हमने देखा कि सुबह जो है शेयर के अंदर करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो 4%, पौने 5% से के आसपास की तेज़ी अभी भी बनी हुई है। 2162, 2163 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, डिस्काउंट पे राइट इशू आ रहा है, और बहुत लोग, बहुत सारे हमने राइट इशूज़ में देखे हैं कि जब राइट इशू आता है तो शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि डिस्काउंट में आते हैं राइट इशू। आपकी सलाह क्या रहेगी शोभा डेवलपर्स को लेकर के? देखिए, दो तीन चीज़ें कंपनी ने कुछ महीनों पहले से की हैं। एक तो इन्होंने जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात की है कि जो कि अभी कर्नाटका में थे वहाँ से बढ़कर जो आपका रीजन है जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, एनसीआर रीजन, दिल्ली एनसीआर रीजन पे करेंगे। और फिर विस्तार के लिए पैसे जुटा रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस में कंफर्ट नहीं है सोवा डेवलपर्स में, क्योंकि अगर करंट वैल्यूएशन पे देखेंगे तो 417 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। ईवी एबिटा अगर आप देखें तो वो तकरीबन 55 टाइम पे है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। बेहतर कंपनियां अभी भी हैं, मुझे लगता है कि ओबरा रियलिटी, प्रेस्टीज रियल एस्टेट, ये बेहतर कंपनियां हैं। ठीक है सर, तो अवॉइड करिए अभी यहाँ पर ये सलाह निकल करके आती हुई। गगन अधिकारी जी का एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया है बदिंग में, हालांकि हम सवाल लेते नहीं हैं। कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मैं शेयर बाजार में बिल्कुल नया हूँ, मेरे जैसों के लिए आप ये बता सकते हैं कि जब आप लंबी अवधि के लिए बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? तो ये बड़ा ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब अवेयर हो रहे हैं, बाजार के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट भी खुलवा रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू की बात हम लोग करते हैं, इनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर आपका? देखिए, लॉन्ग टर्म जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप एक साल से ऊपर लॉन्गर टर्म होता है। अगर आप देखें डेफिनेशन बाय जो है इनकम टैक्स भी वही है कि आप एक साल से ऊपर अगर रखते हैं तो लॉन्गर टर्म है, उसके नीचे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म हम कह रहे हैं। ठीक। तो लंबी अवधि का मतलब है कि, और उससे भी लंबे मतलब अगर आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा सोचें कि क्या बिजनेस एक साल में अच्छा कर जाएगा। हम इक्विटी में थोड़ा स्पेकुलेट करते हैं बराबर, तो इसलिए हमको लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी पैसे मिले बेहतर है। लेकिन अगर आप कंपनीज के लिहाज से देखें कि वो पैसे लेती है, लगाती है बिजनेस में, वो काम करते हैं, उद्यम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कमाई बढ़ती है। तो लंबी अवधि का मतलब है कि कंपनी को टाइम देना पड़ेगा आपको कि वो अर्निंग्स में जी। रिफ्लेक्ट हो। तो लंबी अवधि का मतलब एक साल से ऊपर है। 1 साल से ऊपर का नज़रिया जो होता है उसे लंबी अवधि का नज़रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम हमारे जो दर्शक, नए दर्शक हैं, उनको जो है इस बारे में स्पष्टता आ गई होगी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, ऑल फाइनेंस, जिस पर कि हमारे एक दर्शक का सवाल भी आया था, और वो जानना चाह रहे थे कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, और कह रहे हैं कि अभी मैं मुनाफे में हूँ। एल फाइनेंस के शेयर में आज बड़ी एक जो है ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है, और ये जो ब्लॉक डील की गई है वो करीब 8.82 करोड़ रुपए का सौदा जो है वो 1504 करोड़ रुपए में होता हुआ दिखाई दिया है। तो 1504 करोड़ रुपए में पूरा सौदा हुआ है। बेन कैपिटल और बीएनपी पारिबा ने ब्लॉक डील के जरिए जो है ये अपनी हिस्सेदारी जो एल फाइनेंस के अंदर थी उसको बेचा है, और 169.17 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह हिस्सेदारी बेची गई है। और उसी के चलते कंपनी के शेयर में आज हम सुबह देख रहे थे कि करीब 3% के आसपास की मजबूती एल फाइनेंस के शेयर में देखने को मिल रही थी, और अभी भी 3.25% ऊपर है, 176 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, एल फाइनेंस जो हमारे दर्शक थे थोड़ा प्रॉफिट में थे, अभी ये खबर आई है ब्लॉक डील वाली, उसके चलते आज थोड़ा सा मोमेंटम है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, एल फाइनेंस अच्छी कंपनी है, और अगर आपको इंडिया के रूरल थीम, एमएसएमई थीम को प्ले करना है जी। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी उसके लिए अच्छा है। वैल्यूएशन जो है वो तकरीबन 2 टाइम्स प्राइस टू जो है बुक है, तो थोड़ा महंगा जरूर दिखता है। तो इन स्तरों पे एकदम लेना है तो 10 से 15% से ज़्यादा ना ले। लेकिन अगर आपको वही 1.5, 1.6 टाइम्स प्राइस टू
बुक पे मिलता है तो आपको वहाँ पर जरूर देखना चाहिए। ठीक, ये राय एल&टी फाइनेंस के ऊपर निकल करके आ रही है। और आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। एचडीएफसी लाइव पे खबर ये आई है कि आईआरडीआई ने फाइनल सरेंडर वैल्यू नियम को जो है वो जारी कर दिया है। और ज़्यादातर नियम जो है जो मई में प्रस्ताव आए थे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। 30 सितंबर 2024 तक जो है इस नए नियमों को बीमा कंपनियों को लागू करने की भी बात कह दी गई है। और एचडीएफसी लाइफ की तरफ से इस पर एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने आईआरडीआई के नए नियमों का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि आज एचडीएफसी लाइफ के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी ये जो शेयर है वो 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। सर, बीमा कंपनियां जो है एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस रही है इस पूरे साल जो है। अब ये जो नए नियम वगैरह आ रहे हैं और 2047 से पहले तक सबको बीमा की बात कही जा रही है, तो भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र का? और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे आपकी टिप्पणी। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेसेस कैसे रहे हैं। तो विपुल जी, अगर आप देखें कोविड या कोविड के थोड़े पहले से भी अगर देख लेंगे तो स्टैग्नेसी की जो स्टैग्नेंट हो जाते हैं नंबर्स, मतलब एक रेंज के अंदर इनके नेट प्रॉफिट घूम रहे हैं, ग्रोथ नहीं दिख रही है ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कह लें कि टॉप लाइन में ग्रोथ हुई है लेकिन बॉटम लाइन में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्योंकि कोविड जैसा डिफिकल्ट टाइम गया जहाँ पर कि बहुत से पे आउट हुए उसके बाद भी, और कोविड का वो पीरियड जो है 2 से 3 सालों तक चला, जिसके कारण कि काफ़ी खामियाजा इन कंपनियों को भुगतना पड़ा। अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है लेकिन अभी भी आप देख लें कि नंबर्स में वो चीज़ रिफ्लेक्शन नहीं है। आने वाले दिनों में मैं लंबी अवधि का नज़रिया हो अगर आपका 3 से 5 साल में अगर देखें तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन वो ज़्यादा लंबी अवधि के लिए आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफ़ी कम है उस लिहाज से, और वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। एचडीएफसी का वैल्यूएशन जो है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं तो वो तकरीबन 2 से ज़्यादा है। 2.3 या 4 के आसपास देखा था मैंने जो लास्ट, तो वो है ज़्यादा है। तो आपको वेट करना चाहिए कि अगर यहाँ से भी 10 to 15% करेक्शन हो तब एक बेहतर जो है इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं होम फर्स्ट। होम फर्स्ट को हमने कल या परसों भी डिस्कशन में हम बजिंग में लेकर के आए थे, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम था इसलिए इसको फिर से शामिल करना पड़ा। अब मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो है यहाँ पर कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में वृद्धि की गई है और बाय रेटिंग के साथ अब इस पर लक्ष्य बढ़ा करके 1080 कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई थी। जेफरीज की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो मौजूदा सरकार है उसका फोकस जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पर होगा और उसका फ़ायदा जो है अफोर्डेबल हाउसिंग पे अगर फोकस रहता है तो उसका फ़ायदा होम फर्स्ट जैसी कंपनियों को देखने को मिल सकता है। तो जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की टिप्पणियां आ रही हैं उसके चलते होम फर्स्ट में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। 7% से ज़्यादा की मजबूती आज देखने को मिल रही थी होम फर्स्ट के अंदर और अभी भी अगर हम देखें तो 7.25% अब ऊपर कामकाज करता हुआ होम फर्स्ट का शेयर। सर, पिछले 5 कारोबारी सत्र में 22-23% ये शेयर चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अभी भी एंट्री के लिए कोई चांसेस हैं क्या? देखिए, वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं क्योंकि अगर आप देखें प्राइस टू बुक पे तो तकरीबन 4 टाइम्स से ऊपर हो गए हैं इनके वैल्यूएशंस, तो जो कि थोड़ा सा जो है एग्जूबरेंटली हाई लेवल पर है। लेकिन ग्रोथ रही है कंपनी में अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखें। बॉटम लाइन में लास्ट ईयर 228 करोड़ और इस साल 306 करोड़ है। तो ग्रोथ है और आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन शेयर महंगा है। तो इन स्तरों से आपको अवॉइड करना चाहिए। गिरावट में देखें क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन के अंदर ही आप देखें 200 रुपये से ऊपर ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्ले डाउन हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो मोमेंटम अगर राइड करना है तो सर्टेन 3-4% स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो अवॉइड करें। इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो अवॉइड करें, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। और इस बीच अनवर शेख साहब कह रहे हैं मई 9 की पूरी टीम को शुक्रिया इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाने के लिए। कह रहे हैं सर क्या कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको अगले 10 से 15 साल तक होल्ड किया जा सके, प्लीज़ एडवाइस। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं सर और चुन चुन के मैं संतोष जी खासतौर से नज़रिया उनका भले ही
5-6 महीने वाला कभी कभी देते हैं टारगेट, लेकिन जो शेयर वो देते हैं वो हमेशा फंडामेंटली साउंड कंपनी को भी ही वो बातचीत करते हैं, जिनको कि आप लंबे समय तक रख सकते हैं। तो आज भी अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे अनवर साहब, तो आप जो है उस पर रणनीति बना सकते हैं। चलिए अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। चीनी क्षेत्र सर, ये आज का थंब जो है बजिंग स्टॉक्स का इसी पर लगाया जाएगा, क्योंकि क्या मिठास घोली है। एक बार जरा फिर से चला दीजिए। 2025 तक जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया कि अगले 2 साल के अंदर जो है ब्लेंडिंग जो है वो 20% तक करने की जो है लक्ष्य जो है वो हासिल कर सकते हैं। और मई महीने में ही 15% ब्लेंडिंग जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो है लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है, और 20% का लक्ष्य अब रखा जा रहा है 2 साल के अंदर। मई महीने में जो है 15% ऑलरेडी हो गया है, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं सभी चीनी शेयरों में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि उसमें रेणुका शुगर 10%, प्राज इंडस्ट्रीज 4%, इसके अलावा बलरामपुर चीनी 3%, प्राज इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी तेज़ी, धामपुर बजाज हिंदुस्तान 9%, धामपुर शुगर 5% से ज़्यादा बढ़ करके कामकाज कर रहे हैं। द्वारकेश शुगर में भी 6% से ज़्यादा का उछाल है। चीनी सर बहुत लंबे समय बाद जो है पिछले कुछ दिनों से ये फिर से सेक्टर बस कर रहा है। क्या सलाह रहेगी सर, और ये जो टारगेट रखा गया है अगर ये अचीव होता है तो कितना फ़ायदेमंद आप चीनी कंपनियों के लिए मान रहे हैं, और आपकी राय क्या होगी? आपका पसंदीदा चीनी का शेयर कौन सा होगा? तो देखिए, जब भी मतलब ये सरकार जो है जब जितने दिनों से एथेनॉल की बात कर रही है, और उसमें बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने एथेनॉल के लिए। क्योंकि अगर चीनी कंपनी है तो एक कमोडिटी प्ले है, और इसेंशियल कमोडिटीज है। चीनी आता है और उसमें जो दाम होते हैं, और चीनी में आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेगुलेटर है, स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस है, सैप है। तो दोहरा जो है इस पर मार रहती है चीनी के ऊपर, क्योंकि इसके प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं उस पे सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे पैसे बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। अब इनको दूसरा तरीका दिया गया कि आप एथेनॉल से कर सकते हैं वो काम। और आप देखें 3-4 सालों के बीच में काफ़ी डिपेंडेबिलिटी जो है इनकी चीनी से हटकर अब जो है एथेनॉल से काफ़ी अच्छी कंपनी पैसे कमाने लगी हैं। इंडिया में अगर आप देखें जो सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट्स और जो एक्सपेंशन में हुए हैं, उसमें बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर, ये कंपनियां जो है काफ़ी उद्यम की हैं। ऑल दो रेणुका शुगर प्रॉफिटेबल नहीं है, बलरामपुर चीनी जो है वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट कंपनी इन द सेक्टर है, और वो उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी है। तो बलरामपुर चीनी मुझे लगता है कि एक बेहतर स्टॉक। और दूसरी तरफ उन्होंने अभी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने किया है, और वो काम भी चालू हो रहे हैं धीरे धीरे। तो वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे पूरे क्षेत्र में बलरामपुर चीनी में दिखती है। ठीक, चलिए तो ये बात निकल करके आती हुई चीनी शेयरों को लेकर के, और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।